एसोसिएशन वेस्ट गाजियाबाद की मुहिम संवाद, जिसमें हम समय समय पर विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ मिलकर आम जनता को स्वास्थ्य के संवाद की अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सचिन भार्गव, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वेस्ट गाजियाबाद की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 1 अक्टूबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था में होने वाली समस्या और उनका निराकरण कैसे किया जा सके, ये विषय में लोगों को जागरूक करना है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वेस्ट गाजियाबाद की मुहिम संवाद, जिसमें हम समय समय पर विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ मिलकर आम जनता को स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम के बारे में बताते हैं, अलग अलग बीमारियों के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, इनसे कैसे बचाव हो सकता है। और इसी की कड़ी में आज का हमारा प्रोग्राम समर्पित रहेगा हमारे समाज के उन सभी बुजुर्ग जनों को, कैसे वो अपने स्वास्थ्य के बारे में और ज्यादा जागरूक बने और हेल्थ रख सकें। आज के इस कार्यक्रम में हमने 6 विशेषज्ञ पैनलिस्ट को इंक्लूड किया है, जो अलग अलग स्पेशलिटी से ताल्लुक रखते हैं और एक एक करके वो आपको उस स्पेशलिटी से संबंधित जानकारी देते रहेंगे। आज के एग्जाम्पल दिया था कि वो बार बार पेशेंट गिर रही थी और वो फ्रैक्चर भी हो गया उसको। तो ये जो प्रॉब्लम है, जिसे हम लोग आमतौर पर गठिया बोलते हैं, कितनी कॉमन है। और ये हम लोग कहते हैं कि एज के साथ हर इस एज में आके हर एक को होनी है ये। सो ये प्रॉब्लम क्या है और इसका समाधान क्या है? क्या कोई ऐसे उपाय हैं जिससे हम लोग इसको रोक सकते हैं, हम बचाव कर सकते हैं इसका, डॉक्टर युवराज? हाँ, एक्चुअली जो ओल्ड एज में सबसे बड़ी दिक्कत 2 तरीके से होती है। एक तो काफी लोग जिनको अदरवाइज कोई बीमारी नहीं है और रेगुलर योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड उनको नहीं है, तो एक उनको फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कई सारे लोगों को। ट्रॉमा के केस में चूंकि मैं डील करता हूँ, उनको लगता है कि भी मैं आई एम हेल्दी, आई एम नथिंग, तो वो कई सारी उनकी एक्टिविटीज जो है वो पुरानी एज के हिसाब से चलती रहती हैं। जैसे कि कुछ घर में कुछ ना कुछ करते रहेंगे, स्टूल पर चढ़ के कुछ कर रहे हैं, घर में बच्चे दोनों जॉब पर गए हुए हैं, कुछ गए हुए हैं, तो या फिर उठ के अचानक से चल देंगे, कुछ होगा। तो रिकरेंट फॉल्स में केवल ऑर्थोपेडिक कॉज ही नहीं होता है, देयर आर सो मेनी, आई मीन इट इज ओवरऑल जो सिचुएशन है वो न्यूरो, स्केलेटल, मस्कुलर एंड बैलेंसिंग की, स्टीरियोग्नोसिस की, और उनका जो सेंस ऑफ टोटल ओवरऑल सेंस ऑफ जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस हैं वो वीक हो जाते हैं। आर्थराइटिस इज वन ऑफ देम। आर्थराइटिस के अलावा मसल पावर, मसल टोन, उनकी आईज, उनके अचानक से बचने की, बॉडी की रिफ्लेक्स की क्षमता, वो सारी की सारी पुअर हो जाती है। आर्थराइटिस भी गिरने का कारण है, लेकिन आर्थराइटिस में तो चूंकि पेशेंट को पता होता है, पुराना होता है, वो तो या तो वो स्टिक ले लेता है, एड ले लेता है, धीरे धीरे उठता है। फॉल्स के कारण यूजुअली पर से आर्थराइटिस अकेला नहीं होता है, और भी न्यूरोलॉजिकल या कार्डियक या कुछ और भी एसोसिएटेड होते हैं, या सडन रात में उठ जाना, ऑटोनोमस इंस्टेबिलिटी, डायबिटीज, ये सब कारण होते हैं। तो आर्थराइटिस तो एजिंग का पार्ट है ही, आई मीन उसको डिसीज भी कहेंगे यदि प्रीमेच्योर है, जल्दी है, वरना इट इज पार्ट ऑफ एजिंग ओनली। डॉक्टर युवराज, तो जैसे हम लोग बात करते हैं, इसकी बात करते हैं एजिंग, इसमें गठिया की, तो कुछ उपाय हैं जो मतलब हम बता सकते हैं कि हम इसको उपाय को करें, हाँ, और ताकि हम इससे बच सकें। हाँ, जो मेरे ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं जिनको कि आर्थराइटिस है या जिनको गिरने का, चोट लगने का खतरा ज्यादा है, उनसे जो मैं बातें बताता हूँ, समझाता हूँ, वो एक तो ये, जैसे आपने शुरू में अपने प्रेजेंटेशन के शुरू में कहा, ऊपर लिखा हुआ था स्लाइड में, एज इज जस्ट ए नंबर। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि हाँ, आपको साइकोलॉजिकली एज इज जस्ट ए नंबर, बट फिजिकली, ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रॉमा पॉइंट ऑफ व्यू से, एज केवल नंबर है, लेकिन इसका हमें रेस्पेक्ट करनी है और एज के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज को मॉडिफाई निश्चित रूप से करना है। वो सारी एक्टिविटीज नहीं करनी है जिनमें खतरे का काम है, जिसमें गिरने का काम है, या जिसमें आप अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। तो कुछ प्रिकॉशंस मैं उनको बताता हूँ, उनके साथ में बच्चे भी आते हैं, कई लोगों के बेटे वगैरह बहू आते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि भी एक तो इनको जैसे कि ओल्ड एज पर्सन का बाथरूम है, जैसे उसके बारे में मैं स्पेशल कहता हूँ कि बाथरूम में पानी नहीं छोड़ना चाहिए,
रात को सोते समय चेक कर लीजिए, पानी गिरा हुआ है, साबुन नीचे पड़ा हुआ है, या ओल्ड एज पर्सन की चप्पलें यदि घिस गई हैं, थोड़ी भी पुरानी हो गई हैं, स्लिपरी हो गई हैं, तो एक्चुअली ये छोटी छोटी बातें सब जानते हैं कि इसलिए गिरे, ऐसा हुआ, लेकिन प्रेजेंस उसमें नहीं रहती, हम लोगों के कॉन्शियस लेवल में नहीं रहती है। और ये कॉमनेस्ट कारण होते हैं जो कि मेडिकल कॉज नहीं है, सामाजिक सामान्य कॉमन सेंस के कॉजेज हैं, लेकिन गिरने के लिए बहुत ज्यादा कारण आते हैं। चप्पलें उनकी रेगुलर जैसे ही पुरानी हो, घिसने वाली हो जाए, तो उनको पहले चेंज कर दें, या उनकी जो बेडरूम है उनका, उसमें नाइट बल्ब जरूर लगा देना चाहिए। और इसके अलावा उनके बेड में कोई बेल या ऐसा कुछ चीजें, गिरने का आप पूछ रहे हैं, गिरने के कारण मैं बता रहा हूँ, जिसकी वजह से गिरते हैं और चोट खाते हैं, दोनों बातें मैं बता रहा हूँ कि उसके प्रिवेंशन के जो चीजें मैं मरीजों को बताता हूँ जो कि नॉन मेडिकल है। तो या वॉकिंग एड, यदि उनको जरूरत, कई बार स्टिग्मा होता है छड़ी लेके चलने को, ओल्ड एज में भी लोगों को लगता है कि नहीं, इट डजंट लुक गुड, या उनका कॉन्फिडेंस ढीला करती है। आप नहीं यूज कर रहे, लेकिन अपने बेड की साइड में रखे हैं। और सडन खड़े होने को फिजिशियन लोग भी मना करते हैं, आप लोग मना करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट मना करते हैं। आपकी ब्लड प्रेशर की दवा यदि चल रही है, या आपको डायबिटीज है पुरानी, वो एक ही गुप्ता क्यों आ रहा है इसमें? हेलो, निवार के गुप्ता, एक ही गुप्ता है। अचानक खड़े होने से सर मैं एक बार सब एक बार घर और सचिन इधर कोई ना, मैं गेट खोल रहा हूँ। सचिन म्यूट कर दिए, सचिन म्यूट कर लिए। युवराज सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, मैंने एक बार सभी को म्यूट कर दिया है। युवराज सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। अच्छा, ओके ओके ओके, कोशिश करें कि आप प्लीज अपने को म्यूट रखें सब, ठीक है? हाँ जी, हाँ, बताइए। तो जैसे कि बैठ के खड़े होना है, तो आप यदि ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या पुरानी आपको डायबिटीज है, बीपी कम ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है, तो आप फिजिशियन समझाते हैं, हम लोग भी समझाते हैं, भी अचानक खड़े ना हो, पहले बैठें, 30 सेकंड बैठें, 30 सेकंड के बाद में हाथ का सहारा लेके खड़े हों और धीमे से मूवमेंट करें। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं जिससे कि फॉल से बचा जा सकता है 70 प्लस एज या 75 प्लस एज में। कि फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना है, एज को लेकर डिप्रेस भी रहा है, एज इज जस्ट नंबर, बट फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी रखना है कि हाँ एज है, तो ये चीजें रिफ्लेक्सेस कम होंगे ही होंगे, थोड़े बहुत नॉर्मल से कम होंगे, भले ही आप स्वस्थ हैं पूरे के पूरे। राज लोग बात करते हैं, मतलब हम लोग विटामिन डी की बात करते हैं, हम लोग कैल्शियम बात करते हैं। आपकी क्या राय है? बिकॉज काफी लोग अपने आप से विटामिन डी का सेवन करते रहते हैं और कभी कभी उससे काफी प्रॉब्लम भी होती है। जैसे कैल्शियम है, इस एज में कभी कभी स्टोन भी बन जाते हैं। तो आपकी क्या राय होगी कि हम डाइटरी सप्लीमेंट रखें कैल्शियम का, या फिर हम लोग कुछ सप्लीमेंट जैसे मेडिसिन दें, मतलब विटामिन डी खासतौर से? मैं तो कैल्शियम या विटामिन डी लिखने से पहले डाइटरी हिस्ट्री जरूर लेता हूँ, लाइफ स्टाइल के बारे में जरूर पूछता हूँ। यदि पेशेंट ऐसा है, आधा लीटर दूध पी रहे हैं, गांव के रहने वाले हैं, अपने घर का दूध है, मैं कभी कैल्शियम नहीं लिखता उनको, कितनी जो एल्डोज है, जो उनको सफिशिएंट है। चने और चावल, हमारी इंडियन किचन इज रिच इन कैल्शियम नॉर्मली, बट यदि हाँ डेफिनेटली विटामिन डी तो आजकल एवरीबॉडी, हर किसी को ऊपर से सप्लीमेंट यदि उसने नहीं लिया है तो टेस्ट नहीं भी कराना, तो हम ये मान के चलते हैं कम ही होगा, क्योंकि सन एक्सपोजर होता भी नहीं है, और जिनका होता भी है तो दिल्ली और एनसीआर में तो पॉल्यूटेंट्स की वजह से हमें जो प्योर वो वाली रेज जिनसे कि विटामिन डी बनता है वो नहीं मिल पाती है। फिर ओल्ड एज में स्किन की चूंकि वो सबक्यूटेनियस फैट वगैरह की एट्रोफी हो जाती है, तो उनको उतने अच्छे से कन्वर्ट वो नहीं कर पाते। तो विटामिन डी एज ए बोन हेल्थ के अलावा एज ए बैलेंसिंग हार्मोन, मसल को भी टोन देता है, मसल को भी पावर देता है, आपके हार्ट को भी पावर देता है, आप लोग देते हैं। आपका एंटी डिप्रेसेंट एक्शन, मतलब इसकी कमी से तो रहता ही है डिप्रेशन जैसा पिछले जैसी। तो विटामिन डी ओवरऑल वेल बीइंग हम डेफिनेटली वी वुड लाइक कि वो ऑप्टिमम पे बना रहे निश्चित रूप से। टॉक्सिसिटी ओरिजिन में यदि वो वीकली डोजेस ले रहे हैं तो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, अनलेस की इंजेक्शन भी उन्होंने लगवा लिए या दो डॉक्टर्स ने दो अलग अलग ब्रांड से अलग अलग लिख दी तो नॉर्मली हो जाती होगी। और मेरे हिसाब से यदि वीकली डोज सिंपली ओल्ड एज में ले रहे हैं तो नहीं होनी चाहिए। स्टोन का जहां तक सवाल है, जी विटामिन डी एक्चुअली जो मेरी राय है एज अ फिजिशियन, जैसे विटामिन डी जो एक कैप्सूल फॉर्म में आता है, अवेलेबल है हर जगह, 60,000 यूनिट्स का आता है, वो इंटरनेशनल यूनिट्स होती है उसमें। अगर किसी की किडनी ठीक है, मतलब किडनी फंक्शंस ठीक है उसके, तो एक कैप्सूल 1 महीने में एक बार, यानी कि 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे के हिसाब से
ज्यादातर 60+ में सफिशिएंट होता है, वो उनको वीकली जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ एक कैप्सूल महीने में एक बार सफिशिएंट है, चाहे वो टेस्ट कराओ चाहे टेस्ट ना कराओ, बस प्रोवाइडेड कि उनके किडनी फंक्शंस अच्छे हो चाहिए, क्योंकि किडनी फंक्शन अगर ठीक नहीं है तो विटामिन डी नुकसान करेगा, उसमें टॉक्सिसिटी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। डाइट के बारे में क्या बताते हैं राजीव के बोन हेल्थ के लिए कुछ पर्टिकुलर डाइट बताते हैं आप पेशेंट को? हाँ, डाइट का प्रोटीन रिच डाइट लाइक चने, मूंगफली और ये सब के अलावा जो खास तौर से मेरे पोस्ट ऑप पेशेंट्स होते हैं या थोड़ा भी एक दो बारी भर्ती हो गए हैं अस्पताल में, उनको खास तौर से मैं उनके डिस्चार्ज पर ये लिख करके समझा करके भेजता हूँ कि उनको कई बारी वो बेहोश होकर आते हैं 4-6 दिन 1 महीने बाद, क्योंकि बेड रिडन होते हैं, ऑर्थोपेडिक पेशेंट कम चलते हैं, मूवमेंट कम करते हैं, खाना पीना कम हो जाता है, तो अक्सर वो अनकॉन्शियस सोडियम कम हो जाता है, जैसे नमक खाना बंद हो जाता है बिल्कुल, पानी जैसे कम जाता है, बहुत कम जाता है, पीते नहीं है, चूंकि चलते फिरते नहीं है, मूवमेंट नहीं होता है, प्यास नहीं लगती, सर्दियों में खासतौर से प्यास नहीं लगती, तो पानी कम पीते हैं, कुछ और खाना पीना कम खाते हैं, नमक कम हो गया तो बेहोशी लेके आ जाते हैं। छोटी छोटी बात है ये, देखिए केवल खाने का, हमने दोनों लोग जॉब पर चले गए और उनको भूख नहीं लगी, उन्होंने नहीं खाया, अदरवाइज अपेरेंटली स्वस्थ थे और सीधे आईसीयू में आ गए, या ये सीधे बहुत सारे पेशेंट हम लोगों के पेरेंट्स को होता है, पानी वानी सर्दियों में नहीं पीते लोग, सीवियर्स हो जाते हैं, डीबीटीज हो जाते हैं, हीमो कंसंट्रेशन खून का गाढ़ापन हो जाता है, जिनको भी थक्का जमने का खतरा है वो पानी यदि कम पीते हैं खासतौर से सर्दियों में वगैरह में, तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो मेनली वाटर इनटेक, प्रॉपर हाइड्रेशन और सोडियम मेनली, और पोटेशियम का तो है डेफिनेटली, हाँ यदि वीकनेस वगैरह है तो फ्रूट्स वगैरह सेवन यदि वो नहीं करते हैं तो। जी ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी आपने रिगार्डिंग डाइट, न्यूट्रिशन, कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। डॉक्टर सीमा प्रकाश जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं हमारी, वो हमारी एक्स प्रेसिडेंट है आईएमए की, तो डॉक्टर सीमा आप सुन पा रही हैं मुझे? डॉक्टर सीमा प्रकाश सुन पा रही हैं मुझे आप? हाँ डॉक्टर सीमा। हाँ डॉक्टर पंकज, हाँ सुन रही हूँ। हाँ, तो एक सवाल जो है मेरा आपसे, बड़ा कॉमनली क्वेश्चंस आता है सबकी, काफी फीमेल्स भी हैं इस मीटिंग में, ये लोग हम बात करते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस की, ये क्या है, ये बीमारी क्या है और इसका क्या बचाव के तरीके हैं, जो बड़ा कॉमनली हम लोग अफेक्टेड होते हैं इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में? डॉक्टर सीमा जी। हाँ, थैंक यू डॉक्टर पंकज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली क्या है कि पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में ये जो प्रॉब्लम्स हैं, नी जॉइंट पेन, हिप जॉइंट पेन, इस तरह की जो कुछ ऐसा भी बोला जाता है, जैसे आप फिजिशियन जैसे हैं हमारे, वो सब यही बोलते हैं कि वजन भी फीमेल्स का बढ़ता है, उसकी वजह से भी होता है। पर क्या है, पोस्ट मेनोपॉजल में मेटाबॉलिज्म एज सच डिक्रीज हो जाता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, मतलब पाचन क्रिया कमजोर पड़ जाती है, उस वजह से बॉडी में फैट अक्यूमुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्मोनल दूसरा जो रीजन है वो हार्मोनल है, कि सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, जो कि जैसे हमारी बॉडी में जो ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। डॉक्टर पंकज, मैं एक बात जानना चाह रही थी कि हमारे जो जनरल पब्लिक के कितने लोग हैं इसमें जिनके के बेसिकली हम समझाने की कोशिश करें तो हिंदी में ही बात करनी होगी ना? हाँ मैम, प्लीज हिंदी में ही बताएं तो बेहतर रहेगा। जी हिंदी में। ठीक है ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे हार्मोनल जो हमारा यंग एज में जो फीमेल्स का प्रोफाइल होता है, वो जैसे मतलब पीरियड्स बंद होने का जो टाइम नजदीक आता है तो हार्मोनल चेंजेस बॉडी में शुरू होते हैं, जिसकी वजह से कि जो हमारे मेन जो 2 हार्मोन्स जो कि हमारी बोन्स को मजबूत करने के लिए जो काम कर रहे हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उनका जब वो डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं तो बॉडी में बेसिकली जो बोन्स हैं वो कमजोर पड़नी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से कि फीमेल्स को ये जो पैथोलॉजिकल जो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, हिप जॉइंट फ्रैक्चर, उस तरीके की चीजें जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके होने के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली क्या है कि हम पेशेंट्स को बताते हैं, एडवाइस करते हैं कि जैसे जो आइसोफ्लेवेंस करके आते हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सोयाबीन है, वो सब खाया जाए, कैल्शियम खाया जाए, विटामिन D3 की भी आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, शेल्फी आते हैं, और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आता है, वो फीमेल्स को शुरू करवाना होता है। और जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम टाइप से जिन्हें हो जाता है, उनके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का भी एक ऑप्शन होता है, कि काफी ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल में है। डॉक्टर सचिन, यू कैन म्यूट, जो बोल रहे हैं म्यूट कर दीजिए आप।
जी जी डॉक्टर सीमा बोलिए। सीमा मैम आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, मैंने एक बार सभी को म्यूट कर दिया है। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ, तो जो मतलब बेसिकली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू करने के लिए बेसिक टेस्ट होते हैं जिनमें कि कार्डियक चेकअप, लिपिड प्रोफाइल एंड इस तरीके जी के सिंपल टेस्ट हैं, शुगर टेस्ट। उनके बेसिस पे हम फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, विच इज क्वाइट इफेक्टिव एंड मतलब काफी अच्छा जिसका कि रोल देखा गया है फीमेल्स में। एंड उसमें मतलब स्किन, हेयर, as such body well-being, general well-being and bone health and cardiac health, everything improves. तो जी बेसिकली ये है कि it depends कि किस फीमेल को किस चीज की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उनको उस तरीके का ट्रीटमेंट देते हैं एंड उसका फॉलो अप करते रहते हैं। फॉलो अप इम्पोर्टेंट होता है ऐसे केसेस में। जी यह है कि जी जैसे ही आपको शुरुआत होती है मीनोपॉज की, तो मेरी एक एडवाइस तो रहेगी कि डाइट प्रोडक्ट, सोयाबीन और इस तरीके की चीजें थोड़ा इम्प्रूव करें डाइट में। एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज मतलब या वॉकिंग करें और वजन अपना कंट्रोल में करके रखें, उस जी तरीके की चीजें करें। और जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम लगे कि नी जॉइंट पेन शुरू ही हो रहा है, तभी आप अपने डॉक्टर से जरूर मिल लें शुरू में ही, ताकि जी जितना जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतना ही बेटर आपके रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। थैंक यू तो डॉक्टर। बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है। ये जो एज है पोस्ट मेनोपॉजल, काफी प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें, और खासतौर से ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर्स के रिस्क, और हर ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल है। मेनली तो जैसे बोला इन्होंने, आइसोफ्लेवोन्स होते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स होते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं। और जो ज्यादा सीवियर है, जैसे हम लोग आजकल डेक्सा स्कैन करते हैं, उससे पता चलता है कि सीवियरिटी ऑफ हमारी बोन हेल्थ कैसी है। तो कुछ HRT जैसे हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, वो भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो सीमा, एक दूसरा जो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि इस एज में पर्टिकुलर जब हम जाते हैं 60-65 ईयर्स एज में, तो जो कैंसर्स होते हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, उसका जो प्रेवलेंस बढ़ता रहता है, ठीक है, Sir, sorry तो to क्या interrupt you, उसके sir. Dr. Garima madam has also joined. ओके ओके राइट, ठीक है। Yeah, तो please. इस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो, हाँ सीमा। हाँ सुनाई दे रहा है ना आपको? हेलो, हाँ जी बिल्कुल। Seema, you are clearly audible. Please हाँ सीमा, बोलिए. यू ऑडिबल। अच्छा मैं देख मतलब मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ शायद। गरिमा वेलकम। Oh, good afternoon. कोई बात नहीं, आपने कैमरा शायद ऑफ कर रखा है शायद। So your question was about endometrial and breast गरिमा में cancer. आपके नॉट ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल सर्वाइकल कैंसर। Endometrial and cervical cancer in postmenopausal women. इन पोस्ट पॉजिटिव वुमेन, क्योंकि आज हमारा Yeah. जो टॉपिक है एल्डरली पॉपुलेशन पे है। Okay. जी बेसिकली क्या है कि सर्वाइकल एंड एंडोमेट्रियल कैंसर इसी एज ग्रुप के कैंसर्स हैं। बेसिकली मतलब मोर देन 45 इयर्स के बाद ही ये कैंसर्स ज्यादा देखे जाते हैं। नॉर्मली उसी एज में ये ज्यादा प्रेवलेंट होते हैं। बाकी ये कॉमनेस्ट कैंसर जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन का, वो सर्वाइकल कैंसर है, जिसके लिए कि हमारे जी पास एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है। सारी फीमेल्स को एडवाइस करूंगी मैं कि 35 इयर्स के बियॉन्ड हमारी स्क्रीनिंग शुरू हो जाती है सर्वाइकल कैंसर के लिए। कुछ फीमेल्स जो कि हाई रिस्क पे होती हैं सर्वाइकल कैंसर की, उनके लिए ईयरली स्क्रीनिंग का प्रोविजन होता है। कुछ के लिए 3 ईयरली और कुछ के लिए 5 ईयरली स्क्रीनिंग होती है। बट आप शुरू में ही जो हमारा स्क्रीनिंग है जी सर्वाइकल कैंसर के लिए, जो पेप स्मीयर जिसे कहते हैं, या लिक्विड साइटोलॉजी जिसमें करते हैं, जी वो वाला टेस्ट जरूर करा लें सभी फीमेल्स। और जैसे जैसे उनकी एज प्रोग्रेस करती है, वो जी अपना गायनकोलॉजिकल चेकअप साल में कम से कम एक बार जरूर करा लें। उससे उनकी ये जो पॉसिबिलिटी होती है उसे हम रूल आउट कर सकते हैं। दूसरा, यंग एज में इस वाले कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए यंग एज में लड़कियों को HPV वैक्सीन दिया जाता है, which is very good and it has shown good results. तो यंग गर्ल्स के लिए ये HPV वैक्सीन का भी अच्छा रोल है। बाकी जहां तक सवाल रहा कि एंडोमेट्रियल कैंसर ज्यादातर पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में ज्यादा देखा जाता है। उसके जो सिम्टम्स हैं जी फीमेल्स को अपने आप आ जाते हैं, जैसे कि उनको डिस्चार्ज, डर्टी डिस्चार्ज, पेन एंड इरेगुलर ब्लीडिंग, इस तरीके के जो सिम्टम्स जब आते हैं, या हैवी ब्लीडिंग उनको शुरू हो जाती है, उन केसेस में फौरन जी अपने डॉक्टर को दिखाना होता है। एक बेसिक अल्ट्रासाउंड में कई बार हम पकड़ लेते हैं कि क्या बीमारी है, और उसके बाद आगे के टेस्ट जैसे बायोप्सी एंड इस तरीके की चीजें करने पे भी हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में किस तरीके की प्रॉब्लम जी वो फीमेल फेस कर रही है।
और उसके अकॉर्डिंगली ही उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। जितना जल्दी कैंसर का तो देखो सिंपल सा प्रिंसिपल है, जितना जल्दी हम उसको पकड़ सकते हैं उतना ही जल्दी और उतना ही बेहतर इलाज होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम मैं सभी फीमेल जो महिलाएं हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं उनको यही कहना चाहूंगी कि अपना ध्यान खुद रखें, जल्दी कोशिश करें कि जो भी आपको सिम्टम आ रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो जल्दी से जल्दी आपका डायग्नोसिस बना सके, और जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। थैंक यू डॉक्टर सीमा, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट आपने मैसेज दिया आज। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी को मेनोपॉज हो गया उसके बाद भी अगर कुछ माहवारी जैसी, तो एक रिस्क फैक्टर होता है कैंसर का, और उसको तुरंत हमें उसका उपाय करके उसका इलाज कराना है। डॉक्टर गरिमा आप नहीं थी तो मैंने डॉक्टर सीमा से कुछ सवाल किए। डॉक्टर गरिमा, 2 सवाल है मेरे आपसे। जैसे हम लोग बात करिए सर्वाइकल कैंसर की, तो ये एक बड़ा ही मतलब जैसे ना प्रेवलेंट डिजीज है इस पर्टिकुलर एज में, लेकिन ये जान के हमें मतलब खुशी भी होती है, हमें प्रसन्नता भी है इसमें कि इसका जो बचाव संभव है। तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं सर्वाइकल कैंसर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंसर है इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, क्या हम इससे बचाव कर सकते हैं? कोई हमारे पास, जैसे अभी बात की वैक्सीन की, तो क्या हमारे पास ये दवाई अवेलेबल है बचाव के लिए, वैक्सीन? गरिमा, ये वैक्सीन जो है वो जितना अर्ली लगाया जाए उसका फायदा तभी होता है। मेनोपॉजल ग्रुप में वैक्सीन का कोई रोल नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज एक्चुअली। ये हम अपने घर की जो यंग एडोलसेंट गर्ल्स हैं जो ऑलरेडी 11 साल के ऊपर की हैं, ये वैक्सीन हम जितना जल्दी उनको लगवा सकें डॉक्टर से कंसल्ट करके उतना जल्दी लगवाएं, सो दैट उनको उनके मेनोपॉजल टाइम में ये वाली प्रॉब्लम्स ना हो। पहला मैसेज तो ये है। दूसरा, जैसा डॉक्टर सीमा ने बताया कि 35 इयर्स के बाद हमें LBC यानी कि लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए 4 कैंसर सबसे ज्यादा खराब माने जाते हैं मेनोपॉजल एज ग्रुप में। एंडोमेट्रियल और सर्वाइकल का जिक्र कर दिया। सर्वाइकल हमारी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को बोलते हैं, एंडोमेट्रियल हमारी बच्चेदानी का कैंसर होता है। इसमें ओवेरियन कैंसर भी होता है जिसको अंडेदानी बोला जाता है हिंदी में, लेमन टर्म में सबको समझाने के लिए, और ब्रेस्ट कैंसर। हमें ये पता होना चाहिए कि अपने डॉक्टर के पास कब पहुंचे। अनफॉर्चुनेटली जितनी महिलाएं हैं जो एशिया में रहती हैं, या हम इस समय भारतवर्ष में हैं तो भारत की महिलाओं के बारे में बात करें, हम लोग अपने लिए, हर कोई महिला चाहे प्रोफेशनल हो चाहे अनप्रोफेशनल हो, बहुत ही केयरलेस होती है। घर में किसी को प्रॉब्लम होगी तो जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन अगर खुद को प्रॉब्लम होगी तो नहीं पहुंचेंगे। तो कुछ आपके वार्निंग साइन या सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए कि आपको महिला डॉक्टर को कब जल्दी दिखाना है। जैसे आपको एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो जो ठीक नहीं है, हुए जा रहा है, तो आपको तुरंत चेकअप कराना चाहिए। आपको अपने हस्बैंड से कांटेक्ट करने के ऊपर जरा सा भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही हो, आपको तुरंत अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को, जो भी आपके कांटेक्ट में हो, उनको दिखाना चाहिए। आपको बार बार डिस्चार्ज जिसमें बार बार इन्फेक्शन, हर गायनेकोलॉजिस्ट आपको ये बोल देती हो 6 महीने में एक बार कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको अपनी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग, जिसको लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी और कोल्पोस्कोपी कहा जाता है, इससे आपको एक बार स्क्रीन करा लेना चाहिए। ब्रेस्ट में कोई लंप महसूस होता है, नहाते समय बहुत आसान तरीका है, फ्लैट ऑफ दी हैंड से अपनी ब्रेस्ट को पैल्पेट करें। अगर आपको कोई लंप या कोई छोटी सी गांठ महसूस होती है, प्लीज कंसल्ट करिए, वो आपको एडिक्वेटली अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी के लिए आपको बताएंगे और आपको एडिक्वेट मेडिकेशन देंगे। अगर सब कुछ नॉर्मल होगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ईयरली, 2 ईयरली, 3 ईयरली स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगेन हमारे इंडिया में ऐसा कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ऐसा सुना गया है कि वो कुछ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बना रहे हैं। तो आपकी अपनी स्क्रीनिंग, आपके कंसल्टेंट जो भी आपकी गायनी है, उससे आपकी स्क्रीनिंग किस किस ईयर में चल रही है वो आप उनसे कंसल्ट जरूर करें। और ये क्वेश्चन अपने आप से भी पूछें और अपनी डॉक्टर से भी पूछें कि नेक्स्ट विजिट मेरी फॉलोअप की कब होनी चाहिए। क्या मैं 6 महीने के बाद आऊं, क्या मैं 1 साल के बाद आऊं, मैं अपने क्या क्या टेस्ट कराऊं, अब मुझे क्या करना है, नंबर 1। नंबर 2, वेजाइनल ड्राइनेस। कई बार बहुत फीमेल्स मेनोपॉज में ये शाई करती हैं कि हमारा यूरिन निकल जाता है, हम खांसते हैं तो हमारा 2-3 बूंद यूरिन निकल जाता है। इससे घबराइए मत। वेजाइनल ड्राइनेस या आपको एक माइनर सा UTI जो बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा हो और आप पुरानी ही कोई क्रीम्स
या कोई भी दवा अपने आप रिपीट करके खा रहे हो, जैसे सबको पता है कि अल्कासोल पी लो अगर बार बार यूरिन आ रहा है, बट दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट। एटलीस्ट जाके एक बार अपना पर वेजाइनल एग्जामिनेशन जरूर कराएं। हो सकता है आपको वेजाइना में कोई ऐसा इन्फेक्शन आपकी मेनोपॉज की वजह से पड़ा हुआ हो, या आपकी मेनोपॉज की वजह से इतना ड्राइनेस और सूखापन हो गया हो जो बार बार आपको यूटीआई के सिम्टम्स हो रहे हैं पर वो यूटीआई नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारी वेजाइनल क्रीम्स और वेजाइनल चीजें हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं और ओरल मेडिकेशन भी देते हैं। एचआरटी के बारे में डॉक्टर सीमा ने आपको लोगों को ब्रीफ करा है। सबको हम एचआरटी नहीं देना चाहते हैं बिकॉज हमें हाई रिस्क ग्रुप रूल आउट करना होता है, पर डेफिनेटली एचआरटी भी इन सब सिम्टम्स में बहुत हेल्प करती है। डॉक्टर गरिमा, आपने बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है रिगार्डिंग प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ब्रेस्ट कैंसर के, सर्वाइकल कैंसर के, एंड ये मेनोपॉज में जो ड्राइनेस होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली आप ठीक बोल रही हैं कि लोग शाय करते हैं, उसको बताते नहीं हैं। एंड जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स जो मेल्स में होती हैं वही प्रॉब्लम्स फीमेल्स में होती हैं, मतलब डिसयूरिया और बार बार पेशाब करना, पेशाब की रुकावट आना, तो ये सारे मेनोपॉज में प्रॉब्लम्स होती हैं। उसको शाय न करें, उसको डॉक्टर से डिस्कस करें, क्योंकि ये इसका इलाज है। जैसे हमने पहले मैंने जो प्रेजेंटेशन में बताया था कि हमको वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है जो रिवर्सेबल हो। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं सब रिवर्सेबल है, उसका इलाज करके उसको ठीक की जा सकती है। अब मैं डॉक्टर सुदेश प्रकाश के पास जाना चाहूँगा। डॉक्टर सुदेश प्रकाश हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं आईएमए के। तो सुदेश प्रकाश, आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। जी सर। जी डॉक्टर सुदेश, जैसे हमने अपनी प्रेजेंटेशन बोला कि 60+ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे पेशेंट जो है इनको एडमिशन जरूरत पड़ती है। इसमें मेन जो कारण है एडमिशन का, एक तो डेफिनेटली इन्फेक्शन है, किसी को शुगर डायबिटिक है, डेफिनेटली इन्फेक्शन है। दूसरा स्ट्रोक जो होता है जिसे फारिश हम लोग बोलते हैं, उससे जो है प्रभावित होते हैं ये एज ग्रुप। हार्ट जो अटैक्स होते हैं ये भी काफ़ी इस एज ग्रुप में कॉमन है। हालांकि आजकल हम लोग यंगर पॉपुलेशन में देख रहे हैं, बट ये देखते हैं कि भाई इस एज में हार्ट अटैक की जो प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है। तो स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो है डिजीज होती हैं जो कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में होती हैं जो आप डील करते हो इन आईसीयू सेटअप। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पेशेंट्स हैं आपका, किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं जो कि एडमिट होने आते हैं इस वृद्धावस्था में, और क्या हमारे पास कुछ उपाय हैं इसके बचाव के कि हम इसको बचाव कर सकें ताकि इनकी जो प्रेवलेंस है इन बीमारी को कम कर सकें? डॉक्टर सुदेश। थैंक यू डॉक्टर पंकज। सबसे पहले तो मैं जितने भी मेरे से बड़े लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको हाथ जोड़कर नमन करना चाहूँगा और अपने सारे कोलीग्स को वेलकम करना चाहूँगा। मैं अपनी बात पहले जनरल से शुरू करके थोड़ा सा धीरे धीरे स्पेसिफिक की तरफ, अपनी जो मेरी स्पेशलिटी है उसकी तरफ मैं बढ़ूंगा। सबसे पहली बात तो मैं कन्वे करना चाहूँगा अपने बुजुर्गवार से, वो ये है कि किसी भी सिम्टम को इग्नोर ना करें। ये यूजुअली जब वो आते हैं हमारे पास और हम उनसे कहते हैं कि जी आपने देर क्यों कर दिया, आप आए क्यों नहीं, आपको तो पहले आ जाना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि 2 महीने से परेशानी है, आपको पता था परेशानी हो रही है, फिर भी आप लेट आ रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब अब तो उम्र पक गई है, पता नहीं कब बारी आ जाए। ये एटीट्यूड बड़े लोगों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना वो इग्नोर कर रहे हैं उतना ही अपने आप को ज्यादा दुख दे रहे हैं। और आपके दुख से मानिए कि जो आपके साथ दूसरे लोग रह रहे हैं, आपसे यंगर जनरेशन के लोग रह रहे हैं, उनको भी दुख पहुंच रहा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि ओल्ड एज जो बुजुर्गवार हैं उनको आजकल कुछ थोड़ी सी संकुचाहट होने लगी है अपने बच्चों से मदद लेने में। बस मैं उन्हें यही कन्वे करना चाहूंगा कि आप मदद लेने में बिल्कुल मत शर्माइए, आपका ये अधिकार है। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम आप लोगों की मदद कर रहे हैं, ये आपका अधिकार है। आपने हम लोगों में इतना इन्वेस्ट कर रखा है और आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं इसकी रिटर्न मांग रहा हूँ। आप किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कन्वे करना चाहूंगा। दूसरी बात, किसी भी बीमारी से बचने के लिए लगभग जो इस उम्र में होती हैं उसमें लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें कि आपका लाइफ स्टाइल में आपका रोज का रहन सहन और खान पीन और सोना और आराम करना, ये 3 चीजें प्रमुख हैं। आप सभी जानते हैं सात्विक भोजन, मेरे सारे बुजुर्ग जानते हैं क्या होता है और उसको किस तरीके से खाया जाता है। आपको थोड़ा थोड़ा भोजन दिन में कई बार लेना है। आपको सुबह शाम घूमने जाना है। आपको दोपहर में, आप बड़े हैं, आपको दोपहर में भी सोना है। कई बार ये परेशानी आती है कि दोपहर को सो जाते हैं तो रात को नींद नहीं आती है, तो आप अलार्म लगा के कम समय के लिए दोपहर में सोएं, पर सोएं अवश्य। आपके लिए दिन में और रात में दोनों ही सोना बहुत जरूरी है।
ताकि आपको ये ब्लड प्रेशर की, शुगर की और स्ट्रोक की, इस तरीके की परेशानियों की जो इंसिडेंस है, होने का जो कारण है, होने के जो संभावना है वो कम हो जाती है। यदि आपको बीमारी हो भी जाती है तो भी हौसला बुलंद रखिए, अपने डॉक्टर से इलाज कराते रहिए। और जिस कुछ चीजों में जैसे धारणाएं हैं, इंसुलिन नहीं लेनी, शुगर बढ़ रही है, गोलियों से कंट्रोल नहीं हो रही है, अरे डॉक्टर साहब एक बार इंसुलिन शुरू हो जाएगी तो फिर जिंदगी भर चलेगी। अरे 60, 70, 75 के तो बाबूजी हो लिए, अब जिंदगी भर कितनी और चलेगी, चला लो। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, जब ये लोग इस उम्र में कुछ बीमारियों के साथ ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कराने के लिए आते हैं और जब हम इनका चेकअप करते हैं तो कई बार मेरे को ये कहते हुए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, पहुंचाना चाहता हूँ आप लोगों तक, कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनकी जो उम्मीदें होती हैं, अपनी उम्र और अपनी बीमारी के वजह से जो उन्हें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उससे ज्यादा होती है। आपको ये मानना चाहिए कि आपकी उम्र हो गई है, आप कुछ बीमारियों से पीड़ित हैं, इसलिए आपका आईसीयू में जाना, लंबे समय तक भर्ती अस्पताल में रहने की संभावना बढ़ जाती है। इस बात को आपको समझना चाहिए। यही बात जब आईसीयू में पेशेंट एडमिट हो जाता है तो मैं समझ सकता हूं कि प्राइवेट में बहुत ज्यादा, क्योंकि धन का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है फैमिली के ऊपर, तो एक्सपेक्टेशंस भी उसी हिसाब से बढ़ने लगती हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हर डॉक्टर आपके साथ अपने पूरे भाव से, अपना जो भी उसको शपथ दिलाई गई है या जो भी उसकी साइंटिफिक कैपेबिलिटी है, जितना उसको आता है, जितने उसके पास संसाधन और जितनी उसके पास नॉलेज है, वो पूरी तरीके से आपकी सेवा कर रहा है। आप अपने मन में इस तरीके का शक बिल्कुल ना लाएं कि भाई वेंटिलेटर पे डाल दिया है क्योंकि वेंटिलेटर के चार्जेस मिल रहे हैं तो ये 3 दिन और एक्स्ट्रा वेंटिलेटर पर रखेंगे। ऐसी अभी भी मेडिकल फील्ड में ऐसी जरूरत बड़े अस्पतालों को नहीं है, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि यदि आपके पेशेंट एक वेंटिलेटर पे है तो 2 पेशेंट बाहर, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि 2 पेशेंट उस वेंटिलेटर पे आने के लिए बाहर तैयार बैठे हैं कि किसी तरीके से ये पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आए तो हमें वेंटिलेटर मिले। जबकि ऐसा नहीं है कि वेंटिलेटर ज्यादा और पेशेंट कम है। हमारे देश में जनता इतनी है, पॉपुलेशन इतनी है कि अपोजिट है, वेंटिलेटर कम और जनता ज्यादा है। तो इसलिए कभी भी आप ये ना सोचें कि हम आपको अननेसेसरीली वेंटिलेटर पे रखेंगे, अननेसेसरीली आईसीयू में रखेंगे, अननेसेसरीली आपका एडमिशन बढ़ाएंगे अस्पताल के अंदर। आप जल्दी से जल्दी जैसे ही आपको कोई भी सिम्टम लगता है उसको इग्नोर करे बिना उसका इलाज शुरू कर दें। दवाइयां कम करने की कोशिश ना करें, जो जिस मात्रा में, एडिक्वेट मात्रा में आपको प्रिस्क्राइब करी गई हैं उतना पूरी लें। यदि आपकी बीमारी बढ़ रही है तो डेफिनेटली आपकी गोलियां, आपकी दवाइयां बढ़ाई जाएंगी, उसको आप एक्सेप्ट करें। दवाइयों से इंसुलिन पे जाना पड़ रहा है या दवाइयों से कुछ और इंजेक्टेबल दवाइयों पे जाना पड़ रहा है, आप डॉक्टर में फेथ रखते हुए उसको एक्सेप्ट करिए। डॉक्टर सुदेश, हाँ, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और बड़े प्रैक्टिकल पॉइंट्स रखे हैं आपने। एक सवाल आया है चैट बॉक्स में, डॉक्टर युवराज से पूछना चाहूंगा। ये जो हम लोग आजकल बात कर रहे हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट की, बहुत सारे जो हमारे मरीज हैं, वृद्ध पेशेंट्स हैं, उनको बोला जाता है कि आप ये घुटना बेकार हो गया है, उसको चेंज करा लें। सो नी रिप्लेसमेंट जो है एक रियलिटी है कि इससे लोग कहते हैं इससे बच भी सकते हैं। डॉक्टर युवराज, मैं आपसे कुछ बात इसमें बिल्कुल क्लियरिटी चाहूंगा इस बारे में। डॉक्टर पंकज, नी रिप्लेसमेंट में जो आर्थराइटिस है, डॉक्टर युवराज से मैंने क्वेश्चन, हाँ आप बता दीजिए सर, डॉक्टर सुदेश। तो इसमें जो है इसकी ग्रेडिंग है, ग्रेड 1, 2, 3, 4। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नी रिप्लेसमेंट इज ए रियलिटी। नंबर 2 जितना मुझे आता है वो ये है कि हमारी पॉपुलेशन में वृद्ध लोगों के अंदर एक टेंडेंसी है कि वो जितना देर तक हो सके उस नी रिप्लेसमेंट को टालते रहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि आपके ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर ने आपको नी रिप्लेसमेंट की सलाह दे दी है तो आप एक पर्टिकुलर विंडो पीरियड में उस नी रिप्लेसमेंट को करा लें, क्योंकि जब आपकी आर्थराइटिस एक लेवल से ग्रेड 4 में पहुंच जाती है तो उस समय पे नी रिप्लेसमेंट के जो रिजल्ट्स हैं, जो उससे आपको फायदे होने चाहिए, वो उतने अच्छे नहीं आते हैं जितना कि
उससे पहले वाली स्टेज में आते हैं। बाकी डॉक्टर युवराज से मैं कहूंगा कि आगे इस बारे में प्रकाश डालें। डॉक्टर पंकज प्लीज। डॉक्टर युवराज अनम्यूट कर लो। डॉक्टर पंकज, हाँ डॉक्टर युवराज, हाँ मतलब हाँ नी नी रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट के का बारे में देखिए जी। बड़ा बैलेंस सा जो हम लोगों का व्यू रहता है वो ये रहता है कि यदि एक पर्टिकुलर एज के नीचे हमको टालना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि रिप्लेसमेंट तो एक्चुअली आर्टिफिशियल नी ही है, नेचुरल तो है नहीं, तो उसका भी वियर एंड टियर होगा, उसकी अपनी लाइफ होती है। बहुत अच्छे से चला है तो 14, 15, 10, 12 साल, 18 साल इतनी, तो 60 के नीचे या 55 के नीचे हम लोगों की कोशिश रहती है इतना अवॉइड हो सकता है तो अच्छा है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं। मीन्स किसी को घुटना इतना डैमेज है कि वो नॉर्मल लाइफ ही नहीं जी पा रहा है, चल फिर ही नहीं पा रहा है, उसकी डेली एक्टिविटीज ऑफ लिविंग खत्म हो रही है, तब तो अर्ली एज में भी करते ही हैं। और लेकिन यदि हम उसको टाल सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, उसका रेगुलर 1-2 किलोमीटर वॉक कर रहा है वो, तो 60 तक हम लोग देखते हैं कि अगर दूसरा ये देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यदि वो उनकी फिजियोलॉजिकल एज है, इवन कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब 80 साल के हो गए अब क्या कराएंगे, तो इट इज नॉट जस्ट एज, इट इज फिजियोलॉजिकल एज, मीन्स आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10-12 साल अभी है और आप नॉर्मली एक्टिव हो, बाकी सब चीजें, मेटाबॉलिक बहुत ज्यादा डिसीज आपको नहीं है, बेड रिडन नहीं हो, तो फिर केवल घुटने के दर्द की वजह से आप बेड रिडन रहते हो, तो यू आर इनवाइटिंग दोज डिसीजेज जो कि अभी इम्पेंडिंग है, जो इंसिपिएंट है, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज रुक जाने से तो बढ़ जाएंगी। फिजिशियन आपको कहते हैं एक्सरसाइज करो, डायबिटोलॉजिस्ट कहते हैं एक्सरसाइज करो, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं वॉक करो, तो करेंगे कहाँ से, घुटने से तो इम्पीडमेंट हो गया उसका, तो वह कराना चाहिए डेफिनेटली। नी रिप्लेसमेंट इटसेल्फ सेफ है और रिप्लेसमेंट की वजह से कोई दिक्कतें यूजुअली नहीं आती हैं। जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो कॉम्प्लिकेशन जैसा डॉक्टर सुदेश ने बताया वो पेशेंट फैक्टर रिलेटेड होते हैं, ना कि नी इटसेल्फ रिलेटेड। मीन्स कोई डायबिटिक है, कोई बहुत ज्यादा ओवरवेट है, और कोई लोग व्हील चेयर पर 1-1 साल पड़े रहते हैं, चलते रहते हैं, वॉकर से चलते रहते हैं, तब जाके कराते हैं, घुटने पहले ही उनके जाम हो चुके हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेट है, कसरत भी कर नहीं पा रहे हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस नहीं है, तो उन सब में कॉम्प्लिकेशन डेफिनेटली होंगे, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। चलते हुए मरीज जो कि लगभग चल रहा है, कुछ चल रहा है, उसके रिप्लेसमेंट में और एकदम सीडेंटरी बेडरिडन मरीज हो गया है, उसके भी रिप्लेसमेंट में अंतर तो डेफिनेटली रिजल्ट में होगा। तो खराब पेशेंट के रिजल्ट खराब आते हैं, अच्छा पेशेंट चूज कीजिए, रिजल्ट बहुत अच्छे। जी बहुत अच्छी मैसेज दिया आपने कि अगर हम देख पा रहे हैं कि इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी ज्यादा है कि भाई 8 से 10 साल या 15 साल जीवन है, और सिर्फ दर्द की वजह से, और कोई कोमोबिडिटी नहीं है, ना हार्ट प्रॉब्लम है ना डायबिटीज है, सिर्फ दर्द की वजह से जो है पेशेंट का जो लाइफ जो रेस्ट्रिक्ट कर पा रहा है अपनी, अगर हम उसको नी रिप्लेस करके उसकी लाइफ दे सकें 10 साल क्वालिटी ऑफ लाइफ, यदि हम अफोर्ड कर सकते हैं तो निश्चित जाना चाहिए, 1.5-2 लाख में क्या कितना कोई जी तो अच्छी लाइफ दे पाए, तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। जी बिल्कुल जी बन जाती है। जी डॉक्टर विपुल त्यागी सुन पा रहे हैं मुझे, तो अनम्यूट कर लें। डॉक्टर विपुल त्यागी सर अगर अनम्यूट कर लें, अगर सुन पा रहे हैं मुझे तो। डॉक्टर त्यागी से ज्वाइन नहीं किया है, अगर वो ज्वाइन कर पा रहे हैं तो फिर हमसे वार्ता करेंगे। बस हमारे भी नमित वार्ष्णेय जी हैं, बड़े अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जाने माने इस एरिया के। नमित आप सुन पा रहे हैं मुझे? नमित जी सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो सर, डॉक्टर नमित को भी एक काम की वजह से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ा जी। अच्छा जब चलिए तक वो दोबारा जुड़ पाए, और डॉक्टर विपुल सर तब तक मैं चाहूंगा सर, हमारे भी डाइटिशियन हैं जी नीलम शर्मा, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग बात करते हैं, हम लोग बोल रहे थे हम स्टेप बाय स्टेप चलें, ठीक है। तो डॉक्टर त्यागी और डॉक्टर अगर वो जुड़ पाते हैं तो हमें मुझे थोड़ा बता दीजिएगा, तो फिर हम कुछ सवाल उनके लिए भी हमारे पास। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, डाइट। सबसे बड़ा जो सवाल होता है जब हमारे पास मरीज आता है, अल्टीमेटली जब हम कुछ दवाई बता देते हैं उनको, हम उसको बताते हैं ये एक्सरसाइज करनी है, ये वॉक करनी है, फिर अंतिम सवाल मुझसे पूछता है डॉक्टर साहब खाना क्या है मुझे। तो खाने में बड़ी जो है प्रॉब्लम्स हैं, खासतौर से इस एज ग्रुप में, बिकॉज इस एज में मुझे एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन चाहिए। मुझे अगर मेरे मसल्स वीक हो रहे हैं तो मुझे प्रोटीन चाहिए, मुझे कैलोरीज चाहिए मुझे, और मेरी आईज वीक हो रहे हैं उसमें मुझे कुछ विटामिन चाहिए, कुछ ऐसे पदार्थ चाहिए, ऐसा खाना चाहिए जिससे मेरी आईज में जो है, मेरी बोन्स में जो है वो स्ट्रेंथ आए। तो नीलम जी हमारे पास इस समय डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हैं,
तो मैं उनसे उनके विचार जानूंगा कि आप इस वृद्धावस्था में जो कि 60+ मेल्स और फीमेल्स हैं उनके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट जो हैं, डाइटरी जो एडवाइसेस हैं, उसके बारे में कुछ प्रकाश डाल सके, तो जो हमारे जो श्रोतागण हैं वो उससे काफी लाभान्वित हो पाएंगे। नीलम जी। जी सर, गुड इवनिंग सर। वेलकम 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 वेलकम। सर सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 बोलिए। हाँ जी सर। सर देखिए, जैसे वृद्धावस्था में हम बात करते हैं, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बचपन से लेके बड़े तक मतलब अलग अलग एज में थोड़ा चेंजेस होते रहते हैं। जैसे बचपन में कुछ, बड़े हो गए कुछ, तो वृद्धावस्था में कुछ रिक्वायरमेंट जो होती है हमारी कुछ कम हो जाती है, कहीं कुछ बढ़ जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो वृद्धावस्था में जो पोषक तत्वों की जरूरी होती है आफ्टर 30, 35 या 50 की अगर मैं बात करूँ, तो कार्बोहाइड्रेट की जो रिक्वायरमेंट होती है कंपेयर टू अडल्ट वो कम हो जाती है, क्योंकि वृद्धावस्था में हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। और जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट होता है वो भी थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इन सब जो सारी जो चेंजेस होते हैं ये हमारे न्यूट्रिशन स्टेटस को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो हमें जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है इसमें लगभग 10% जो लोग होते हैं वृद्धावस्था में पहुंचते पहुंचते इनका डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिससे जैसे हम खाना खा रहे होते हैं तो क्या होता है कि एसिडिटी बन जाती है या भूख नहीं लगती है। एक बार खाना खा लिया तो पूरे दिन हम कहते हैं कि पेट भरा भरा है, फूल रहा है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि अपना जो हम 1 या 2 मील ले रहे हैं उसे हमें डिवाइड कर देना चाहिए कि 5 to 6 मील हम एवरीडे लें, थोड़ा थोड़ा मील लें। और कोशिश करें कि जब भी हम खाना खा रहे हैं तो अपना ब्रेकफास्ट स्किप ना करें, जो जनरल सी बात है। कई बार क्या होता है कि वृद्धावस्था में लोग क्या करते हैं, चाय का सेवन ज्यादा करने लगते हैं कि सुबह उठे चाय के साथ में रस ले लिया या कुछ और ले लिया, बिस्किट्स ले लिए, फिर सीधा वो अपना लंच कर रहे हैं। तो मैं कहूंगी ये सारी चीजें आप छोड़ें, ठीक है। अपने दिन की जो शुरुआत है वो 2-3 बादाम से करें, ताकि आपकी जो बढ़ती उम्र के साथ साथ मेमोरी लॉस होने लगती है उसमें भी आपको फायदा रहेगा। 2 बादाम, 1 अखरोट, ये अर्ली मॉर्निंग आप लें और पूरे दिन में 5 to 6 मील लेने की कोशिश करें। ब्रेकफास्ट थोड़ा फाइबर वाला हो, जिसमें प्रोटीन हो, जैसे आप दलिया ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, पनीर का सैंडविच ले सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आप अपने ब्रेकफास्ट में रखें, ना कि आप रस ले रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने पराठा ले लिया, आलू का पराठा ले लिया, या इस तरह की चीजें आप इग्नोर करें। दूसरी हम बात करते हैं कि अगर आप इस तरीके से खाना खाएंगे तो क्या होगा कि डाइजेशन भी ठीक रहेगा और मेटाबॉलिक रेट भी थोड़ा बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। सेकेंड थिंग हमें करना है कि आप अपने डाइजेशन को अच्छा करने के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार कोई ऐसा पानी पिएं, जैसे कि अजवाइन पानी हो गया, सौंफ पानी हो गया। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ जो डाइजेशन की दिक्कत हो जाती है वो नहीं होगी, मतलब डाइजेशन आपका थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। तो ये सारी चीजों का हम ध्यान रखेंगे। दूसरी बात करते हैं हम एनर्जी की, कि इस उम्र में हमें कितनी एनर्जी लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आपका जो लाइफ स्टाइल है, कि आप ज्यादा काम कर रहे हैं या सेडेंटरी हैं, उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने पहले बताया कि एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है कंपेयर टू अडल्ट हमारी कम हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो जो सेडेंटरी वर्क के लोग हैं, अगर मेल की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 1800 कैलोरी पर डे उन्हें लेनी चाहिए, ठीक है। मॉडरेट जो आते हैं, जो मतलब ज्यादा काम करते हैं, हैवी वर्कर्स होते हैं, उन्हें 2100 से 2200 कैलोरी पर डे लेनी चाहिए। वही फीमेल की अगर मैं बात करूं 1700 कैलोरी पर डे लें, और मॉडरेट वर्क की जो महिला हैं वो 2000 कैलोरी पर डे लें, ठीक है। इसमें वो कोशिश करें कि इस पूरी कैलोरी को हम 5 से 6 भाग में बांट लें, इकट्ठा ना लें या 2 मील में ना लें, ठीक है। ये हम करेंगे। दूसरा बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट भी पहले से थोड़ी कम हो जाती है, पर जो हम कैलोरी ले रहे हैं उसका 50% हमें कार्बोहाइड्रेट से लेना है, ठीक है। तो ध्यान में रहे कि जो कैलोरी हमने खाई है उसका 50% कार्बोहाइड्रेट से लेना है, पर कार्बोहाइड्रेट वो लेने हैं जो आपको इजिली डाइजेस्ट हो जाए, जिनमें फाइबर भी हो, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ में मधुमेह हो गया या ओबेसिटी हो गया, ठीक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ये बढ़ जाती हैं। तो हमें वो वाले कार्ब्स लेने हैं जो इजिली डाइजेस्ट हो जाए, जैसे कि फ्रूट्स वाला हो गया, या फिर नॉर्मल भाषा में मैं कहूँ गेहूं, अनाज, ये सारी चीजों वाले कार्बोहाइड्रेट हमें ज्यादा लेने हैं, ठीक है। बात करते हैं हाँ प्रोटीन की बात करते हैं सर हम। तो जो हमें प्रोटीन लेना है अकॉर्डिंग टू WHO 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से लेके 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट एवरी डे लेना है।
बढ़ती उम्र में जैसे हमारा मसल लॉस हो जाता है, या कुछ लोग बढ़ती उम्र के साथ में दूध वगैरह ये पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं, कहते हैं कि अब तो उम्र हो गई, खा के क्या करना है, मतलब उनकी जो वो हो जाती है आदत, वो इस तरीके से हो जाती है। तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए मैं नॉर्मल सी लैंग्वेज में कहूंगी कि 2 गिलास दूध एवरीडे लें, जिससे आपकी प्रोटीन और कैल्शियम दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, दाल, 1 कटोरी दाल एवरीडे लें, ठीक है। दोपहर के खाने के साथ में 1 कटोरी दाल अपने खाने में जरूर रखें। आप जो रोटी खा रहे हैं वो कोशिश करें कि मिक्स अनाजों की हो, जैसे गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, चना हो गया। तो इससे क्या है कि आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया और उसमें प्रोटीन भी आपको मिल गया। तो जो आपकी रोटी, जो चपाती है आपकी, वो एक हेल्दी वे में आपको प्रेजेंट हो गई है। तो इस तरीके से प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए आप दूध ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मतलब अपनी रेगुलर डाइट में रखना है, ठीक है। अगर रेगुलर डाइट में ये सारी चीजें हैं तो आपको प्रोटीन की कमी नहीं होगी, और जो आपकी बॉडी में मतलब मसल्स लॉस हो रहे हैं या टिश्यू ब्रेक हो रहे हैं, उनको रिप्लेस करने में, उनको बनने में हेल्प होगी, ठीक है। वहीं मैं कैल्शियम की अगर बात करूं तो 1000 से लेके 1200 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की जनरली, ठीक है। तो कैल्शियम को भी पूरा करने के लिए हमें यही सारी चीजें लेनी है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले लिया, दूध ले लिया, अंडा ले लिया, पनीर ले लिया। तो ये सारी चीजें हमें अपनी डाइट में रखना है, ठीक। बेसिकली क्या करना है कि जो हम खाना खा रहे हैं, ज्यादा अंदर तक ना जाके, अगर आपकी डाइट में एक कंप्लीट बैलेंस थाली है तो आपका जो डेली रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। आप 2 गिलास दूध रोज लें, दाल रोज लें, हरी सब्जी दिन में 1 बार जरूर लें, सलाद जरूर लें, ठीक है। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आप अपने डाइट में करेंगे तो जो जैसे आयरन की रिक्वायरमेंट है, विटामिन की रिक्वायरमेंट है, तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स आपकी कंप्लीट होती रहेंगी। अगर ये इनमें से कोई भी चीज आप छोड़ते हैं तो कभी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, विटामिन डी कम है तो बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना आपको फिर दिक्कत देंगी, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ वैसे भी इन सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन बॉडी में थोड़ा कम होने लगता है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि आप पूरे दिन में खाएं, टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना हो कि हमारी उम्र बढ़ गई है, पचेगा नहीं। आपको जो भी खाना है आप फ्री माइंड से खाएं, बट हेल्दी खाएं और टाइम टू टाइम खाएं। ऐसा ना करें कि पूरे दिन में आप सिर्फ लंच कर रहे हैं, फिर डिनर कर रहे हैं और फिर कहें कि मुझे एसिडिटी ना बने, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब आप 1 से 2 मील लेते हैं तो हमारा डाइजेशन को एकदम से प्रेशर पड़ता है। आपने इकट्ठा बहुत सारा खा लिया, 3-4 रोटी खा ली, सब्जी भी खा लिया और पूरे दिन से आप खाली पेट है, तो क्या डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि फिर आपको वही प्रॉब्लम होती है, गैस बन रहा है, पेट भारी भारी लग रहा है, फिर दूसरे मील के लिए आपको भूख नहीं लगती है। तो ये सारी दिक्कतें आपको होती रहती है, ठीक है। पानी की मैं बात करूंगी, कोशिश करें कि आप पूरे दिन में 2 से 3 लीटर पानी जरूर लें, ठीक है। टाइम टू टाइम लें, उठते ही 1 से 1.5 गिलास पानी से आप अपने दिन की शुरुआत करें, क्योंकि हमारी बॉडी में जो 70% जो होता है वो वाटर ही होता है। तो पानी का सेवन आप टाइम के साथ करते रहें। बात करते हैं हम फैट की, कि हम कहते हैं कि इस एज में ज्यादा फैटी चीजें नहीं खानी चाहिए। सच है, क्योंकि उनको पचाने के में थोड़ा टाइम लग जाता है अकॉर्डिंग टू अडल्ट। तो जो हम पूरी कैलोरी ले रहे हैं उसका 25% जो एनर्जी मिल रहा है वो हमें फैट से मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमें अपनी डाइट में जो वेजिटेबल्स, नॉर्मल सी भाषा में बात करूं, वेजिटेबल्स जो ऑयल होते हैं उनका यूज करना चाहिए, और लगातार कोई भी ऑयल कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आप ऑलिव ऑयल ले रहे हैं, 2-3 महीने आपने वो यूज किया, तो फिर आप दूसरे ऑयल पे स्विच कर सकते हैं, तीसरा ऑयल ले सकते हैं, या 2-3 ऑयल का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं कि नाश्ता हमने इसमें बना लिया ऑलिव ऑयल में और डिनर हम अपना मस्टर्ड ऑयल में बना रहे हैं। तो चेंज करना बहुत जरूरी होता है। उससे क्या होता है कि हमारे हार्ट को जो अच्छे फैटी एसिड्स होते हैं वो मिलते रहते हैं। तो अपने ऑयल को चेंज करना भी बहुत जरूरी होता है। हम क्या करते हैं, जैसे कि घर में पूरी बनाई तो बचा हुआ जो तेल होता है उसे काफी टाइम तक यूज करते रहते हैं। तो जो वृद्ध अवस्था में जो लोग होते हैं, मैं उनको कहूंगी कि वो ऐसा ना करें, बिल्कुल फ्रेश ऑयल अपने खाने में यूज करें। अगर वो ऑयल बच गया है तो 1 से 2 दिन में उसको यूज करें, बाकी उसको फेंक दें। इस तरीके से आपको अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स को लेना है। नीलम जी, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। बस एक लास्ट सवाल है आपके कि फ्रूट्स के बारे में बहुत सारी जिज्ञासा होती है लोगों के बारे में, तो फ्रूट्स के बारे में क्या राय देती हैं आप? देखो से जैसे बढ़ती एज है, मैं तो ये कहूंगी जो भी सीजनल फ्रूट होता है आप वो खाएं। अगर आपको शुगर नहीं है, अगर शुगर आपका 100 के आसपास है, तो भी आप थोड़े से अमाउंट में
फ्रूट्स ले सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में हमारे में बहुत अच्छे फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अगर मतलब आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है, 150 से अबव नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक फ्रूट्स रोज ले सकते हैं जो भी सीजनल है आपका। धन्यवाद नीलम जी। डॉक्टर सचिन, डॉक्टर त्यागी ज्वाइन कर पा रहे हैं? सर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इस बीच हमारे बीच डॉक्टर गौरव मित्तल हैं, डॉक्टर सेक्रेटरी गौरव मित्तल। डॉक्टर गौरव आप अनम्यूट कर लो। यस सर। डॉक्टर गौरव, आप सर्जन हो और हालांकि आप इस एज में काफी सर्जरी करते हो, सो बहुत सारी मतलब भ्रांतियां होती है इस एज में कि मतलब एक पर्टिकुलर एज के बाद हमें ये सर्जरी नहीं करानी है, तो आपका कुछ मैसेज है आज की वृद्धावस्था दिवस पे रिगार्डिंग सर्जिकल एस्पेक्ट? कई सारे मैसेज मैं देना चाहता हूँ जी। और एज बीइंग सेक्रेटरी ऑफ IMA वेस्ट गाजियाबाद, आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स टू द पैनलिस्ट दोज हु हैव, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। और स्पेशली जो आंगन और आंचल के जो बुजुर्ग सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनसे मेरा हृदय बड़ा ही द्रवित हो रखा है कि इतने सारे लोगों ने एक साथ एक जगह बैठ करके जूम पे कनेक्ट किया है। ये वाकई में एक बहुत ही सुखद अनुभव प्रदान कर रहा है। और इनकी समस्याओं को, एक समस्या जो मुझे समझ में आती है, सर्जरी के बाद में बात में करूंगा, उससे पहले मैं कुछ ना इस वृद्धावस्था में, जैसे आपने हृदय की बात की, लंग की बात की, ब्रेन की बात की, साइकेट्रिक डिसऑर्डर के डॉक्टर आगे भी ज्वाइन करेंगे, डाइट की बात की। इस अवस्था में पुरुषों में स्पेशली एक गदूद की प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि पेशाब बार बार जाते हैं, रात को कई बार जाते हैं, बहुत तेजी से पेशाब निकलता है, पेशाब से कपड़े गीले हो जाते हैं, जिसको हम प्रोस्टेट की प्रॉब्लम या गदूद की प्रॉब्लम कहते हैं। इस बीमारी को पता करना बहुत आसान है, जांच बहुत आसान है, इलाज बहुत आसान है, बहुत अच्छी दवाइयां आ गई हैं, हर किसी के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। जो आज से 10 साल पहले दवाइयां थी, जो आज दवाइयां हैं, उसमें काफी अंतर आ गया है। तो इस उम्र में जो हम 55-60 से हम ऊपर उम्र जाती है, तो हमारा प्रोस्टेट का साइज धीरे धीरे बढ़ता है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जहाँ पेशाब की थैली होती है, उसके जस्ट नीचे होती है, और जो हमारा पेशाब का रास्ता है उसको कनेक्ट करती है। उसके साइज के बढ़ने के कारण से और जो हार्मोनल चेंजेस हमारे शरीर में होते हैं उसके कारण से हम पेशाब अच्छे से पास नहीं कर पाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी आता है, स्पेशली रात को ज्यादा आता है, या पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब आता नहीं है, रुक जाता है, या बूंद बूंद करके गिरता है, या आपको पेशाब में किसी तरीके की जलन रहती है, या कभी कभी इतनी तेजी से पेशाब आता है कि आप उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं और आपके कपड़े गीले हो जाते हैं। तो ये सारी समस्या, ये सारे सिम्टम्स प्रोस्टेट के हैं, जिसके लिए ब्लड का टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड बहुत ही बेसिक से टेस्ट है, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपको क्या गदूद की समस्या है या नहीं है। और उसके लिए साइलेडॉल, यूरिमेट करके कुछ दवाइयां आती हैं, उनसे आप यूरोलॉजिस्ट, सर्जन या फिजिशियन किसी से भी मिल करके, क्योंकि इस अवस्था को जेरियाटिक, अब तो जेरियाटिक फिजिशियन भी अवेलेबल है जो कि सिर्फ जेरियाटिक या वृद्धावस्था के ही मरीजों को देखते हैं, उनसे डिस्कस करके अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। जहाँ तक उम्र की बात है कि इस उम्र में ऑपरेशन करने चाहिए या नहीं चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी क्या है और किस तरीके की है। यदि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम दवाइयों से ठीक नहीं हो रही तो प्रोस्टेट के ऑपरेशन इसी उम्र में होते। घुटने के ऑपरेशन कैंसर की उम्र में आवाज नहीं आ रही डॉक्टर जी की। सर मैं एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिए। गौरव सर आप अनम्यूट कर लीजिएगा, मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। ज्यादा होते हैं प्रॉब्लम है। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आ रहा है डॉक्टर गौरव सर के साथ, इस वजह से उनकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। डॉक्टर सचिन, डॉक्टर नमित आ गए क्या? नहीं सर, डॉक्टर नमित अभी दोबारा नहीं जुड़ पाए हैं।
मेरे ख्याल से वो और डॉक्टर त्यागी डॉक्टर त्यागी भी नहीं अभी कनेक्ट हो पाए हैं। कोई बात तो कुछ चैट बॉक्स सर जब सर हमारे बीच आंगन और आंचल से उनकी संचालिका श्रीमती सुदर्शना देवी जी भी अवेलेबल होंगी। मैं चाहूंगा एक बार मैडम अगर आवाज सुन पा रही है तो अनम्यूट कर लें। सुदर्शना मैम। अशोक जी अगर मैम है तो एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर, नमस्कार। कितनी बड़ी हाँ, बात। नमस्कार। सर क्या सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और तहे दिल से शुक्रिया है कि आपका म्यूट हो गया, एक बार अनम्यूट कर लें फिर दोबारा से। हाँ सचिन, थोड़ा गौरव बोल पा रहे हैं? हेलो 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 डॉक्टर गौरव की आवाज नहीं। हाँ अशोक तुम्हारी आवाज आ रही है। हाँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब लोगों के सहयोग से हम एक जो आपने आज हेल्थ का जो आज बुजुर्ग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस, उस पे आपने हम सबको यहाँ पर कनेक्ट किया है। आपका तहे दिल से धन्यवाद है। और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमें आप लोगों के माध्यम से भी मिल रही हैं। आपने अलग अलग जो विशेषज्ञ आपने आयोजित करे हैं, उन सब के माध्यम से हमें बहुत कुछ इन बुजुर्गों के बेनिफिट्स के लिए बहुत कुछ सुनने को मिला है। अभी सर हमारे साथ में 12 बुजुर्ग रह रहे हैं, जिनमें 2 माताजी हैं और बाकी 10 जो हैं वो बाबूजी हैं। और अलग अलग सबकी कुछ ना कुछ कहानी है, और इस प्रकार से अभी 12 लोग हमारे साथ हैं। सभी दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आंगन और आंचल वसुंधरा में एक वृद्धाश्रम का संचालन कर रहे हैं सेक्टर 3 में, जहां लगभग 10 से 20 वृद्ध हर समय रहते हैं। और IMA वेस्ट गाजियाबाद की ओर से जितना सहयोग संभव हो पाता है समय समय पर हमारी ब्रांच करती रही है। और देखने वाले बाकी सभी व्यूअर्स से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि यथासंभव जो सहयोग हो सके संस्था का करते रहें। और हमारे बीच हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर गौरव मित्तल सर दोबारा जुड़ चुके हैं। सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा लगता है नेटवर्क का इशू चल रहा है कुछ। हाँ नेटवर्क का इशू है, इसलिए डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। तो बड़े दिल के करीब और विचार है, ये मेरे दिल को छू गई। इस तरीके के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हम उनके लिए काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। तो मैं जो गदूत की बात बता रहा था, और साथ में एक बात और कहना चाहूंगा जो हमारे प्रेजेंटेशन में अभी नहीं हुई है, जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, चर्चा करनी चाहिए। कॉमन जो डिसऑर्डर है उसमें कैटरेक्ट है, और कैटरेक्ट जैसे मुंह में बहुत ही धीरे धीरे नजर कमजोर हो जाती है। लॉजिस्ट इस क्षेत्र में काफी कैंप के थ्रू भी कार्य कर रहे हैं और अपने पर्सनल लेवल पे भी कार्य कर रहे हैं। तो जो भी बुजुर्ग उनसे संपर्क करना चाहें या कोई प्रश्न पूछना चाहें, वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनके प्रति उन प्रश्नों को वहां तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। साथ में अगर विपुल सर जुड़ गए, भार्गव सर, विपुल सर जुड़ पाए? गरिमा मैम। डॉक्टर गौरव, डॉक्टर विपुल इज नॉट फीलिंग फाइन, he is not well. Okay, डॉक्टर गरिमा, कोई मतलब ask him to take care, no issues. Okay. So it's good. So means साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं उनके लिए भी डॉक्टर विपुल से संपर्क किया जा सकता है। कोई भी प्रश्न है
अगर कोई चैट बॉक्स में क्वेश्चंस हैं उनको आंसर्स कर सकते हैं सर, और उसके आगे का हम प्रक्रिया कर सकते हैं। थैंक यू गौरव। डॉक्टर गौरव, आपने काफ़ी अच्छी सलाह दी, और बीइंग सेक्रेटरी आप काफ़ी एक्टिव हो, और हम चाहते हैं कि ये मुहिम जो है आपने जो चलाई है, जो आईएमए ने चलाई है संवाद, इसको भी हम आगे अग्रसर रहें, और जो भी हेल्थ डेज आते हैं हमारे, उसके बारे में हम बीच बीच में संवाद के थ्रू हम लोग बात करते रहें। डॉक्टर सचिन काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर सचिन ने काफ़ी एसोसिएशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को जोड़ रखा है। नेक्स्ट मंथ में 2 प्रोग्राम पाएंगे। एक तो एपिलेप्सी डे पर डॉक्टर सिंगल इज इंटरेस्टेड, और एक स्ट्रोक डे पर 25 अक्टूबर को। सर सचिन सर, आप जरा इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें अगर आपके पास अवेलेबल हो। जी सर, मैं बताता हूँ सर। एक बार मैं दोबारा से हमारी एसोसिएशन का नंबर चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। कोई भी सवाल अगर नेटवर्क की वजह से हम अभी नहीं सुन पा रहे हैं या आपकी क्वेरी का आंसर नहीं कर पा रहे, तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दें। जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे आपको जवाब दे सकें। संवाद के जरिए हमारा प्रयास, जैसे हमने बताया है, कि समय समय पर अलग अलग रोगों के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय आप तक पहुंचाना है, और इसी क्रम में हमारी कुछ एक्टिविटीज आगे की फाइनल हो गई है। जैसे अभी डॉक्टर गौरव सर ने बताया कि 25 अक्टूबर को स्ट्रोक के विषय में एक प्लान कर रहे हैं, और हो सकता है उससे पहले भी कुछ एक्टिविटीज हों, तो हमारे फेसबुक के जरिए या वेबसाइट से आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। हमारी वेबसाइट है imawestghaziabad.org, और एसोसिएशन का हमने व्हाट्सएप नंबर और फोन नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है, जिसपे भी आप संपर्क कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम व्हाट्सएप की पोस्ट के जरिए हम आपको कार्यक्रम के बारे में सूचित करते रहेंगे। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो जरूर हमें अपने विचारों से अवगत कराएं, और आगे आप किन विषयों के विषय में जानना चाहते हैं इस विषय में हमें बताएं, ताकि हम एक्सपर्ट से पहले से तैयारी के साथ उन सब्जेक्ट्स को लेकर आपके सामने आ सकें। हमारी कोशिश है कि ये प्रोग्राम एक तरफा ना रहे, इसमें सिर्फ डॉक्टर्स ही जानकारी दें ये ना हो, बल्कि जो आपके सवाल हैं हम उनको इंक्लूड कर सकें। समय के अभाव में कई बार हम सभी एक एक सवाल को अलग नहीं ले पाते, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस को मॉडरेटर अपने रूप में प्रेजेंटर से पूछ सके, या फिर प्रेजेंटेशन पहले से ही इस तरह से अपना प्रेजेंट करे कि आपकी मैक्सिमम क्वेरीज का आंसर्स हो सके। फिर भी अगर आपकी कोई इंडिविजुअल क्वेरी है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, और आपके सुझाव डेफिनेटली इस प्रोग्राम को आगे ले जाने में हमें बहुत मदद करेंगे। अभी आज ये हमारी तीसरी कड़ी है, और इसमें अपने अनुभव के आधार पर हमें लगा कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके लिए यूजफुल होंगे, वो हमने प्रेजेंट किए हैं। बट आगे आने वाले समय में आपके सुझावों के अनुसार हम अपने कार्यक्रम में बदलाव करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे कुछ एक्सपर्ट्स प्रश्न पूछा गया सर चैट बॉक्स में। हमारे कुछ एक्सपर्ट सर टाइम पे नहीं जुड़ पाती हैं, बट हमें लगता है आप इस बात को समझ पाएंगे कि सभी डॉक्टर्स इमरजेंसी ड्यूटीज और हॉस्पिटल ड्यूटीज की वजह से कई बार चाहते हुए भी नहीं जुड़ पाते, या कभी कभी हेल्थ इशू जैसे आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, तो जनरल इन चीजों को के लिए जस्ट कुछ मैं मैसेज देना चाहूंगा। जरूर सर। डॉक्टर सचिन, अभी कुछ है डिस्कशन है, कुछ नहीं है, कोई डिस्कशन सर आप बताइए, उसके बाद क्वेश्चंस ले लेंगे। अच्छा, कुछ नहीं है तो मैं जस्ट देखिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कैन आई स्पीक? हेलो सर, आप बोल लीजिए, उसके बाद जो क्वेश्चन इकट्ठे होंगे फिर हम उनको ले लेंगे। अच्छा, थैंक यू। यस सर, बोलिए सर। हाँ, देखिए मेरा ये मानना है कि जितने लोग यहाँ पर अभी जनरल पब्लिक से इकट्ठे हुए हैं, दे आर सेंसिटिव, दे आर रेस्पॉन्सिबल, और वो समाज के जिम्मेवार नागरिक हैं। और देखिए, किसी भी समाज की सभ्यता की निशानी वो यह होती है कि उसके बुजुर्ग कितने टेकिंग केयर ऑफ, कितने अच्छे से उनको ट्रीट किया जा रहा है, और औसत आयु, हेल्दी आयु बुजुर्ग की हेल्थ स्टेटस कितना है, ये किसी भी समाज की सभ्यता की निशानी है। मेरे पास जो लोग अपने पेरेंट्स को, जो बहुएं लेके आती हैं, बेटे खुद लेके आते हैं, दोनों लोग लेके आते हैं, तो आई फील सेंस ऑफ, मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे लोग होंगे वो। तो ये एक विशेष धरोहर है, संपत्ति है। ये जब कभी भी किसी भी, देखिए ओल्ड एज पेरेंट्स साबुन की बत्ती की तरह हाथ से निकलते हैं, पता नहीं लगता
कब छोटी सी बात होती है, 2 दिन में बुखार होता है और हाथ मलते हुए रह जाते हैं। इसको बहुत ही मैं संजीदगी से कह रहा हूँ। हम लोगों से, हम पेरेंट्स, हम लोग डॉक्टर्स में बहुत सारे लोगों ने अपने पेरेंट्स खो दिए डिस्पाइट बीइंग डॉक्टर्स, में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्की चूक हुई एंड वो चीज बहुत ज्यादा प्रोपेगेट हो जाती है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि अभी जितनी बातें आपने सुनी एक्सपर्ट्स की, इसको अप्लाई कीजिए आप। और दूसरा ये कि देखिए, जो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन है वो केवल परिवार का नहीं, वो अड़ोस पड़ोस का, समाज का, देश का, डॉक्टर्स का, सबके लिए धरोहर है। तो यदि आपके पड़ोस में भी हैं, आपके नॉन है, पड़ोस में है जो है, तो वो सभी की धरोहर है। वो ये नहीं कि वो एक बंदा बेटा उनका बाहर है, कहीं पर है। बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर ऐसे रहते हैं इंदापुरम में, कितने सारे सीनियर सिटीजन दे आर अफोर्डिंग है, वो उनके पास स्टेटस अच्छा है, अच्छे फ्लैट में रह रहे हैं, कोई टेक केयर करने वाले बच्चे दोनों विदेश में हैं, बाहर हैं। तो वो हम सबकी धरोहर है, सोसाइटी की धरोहर है, आरडब्ल्यू की धरोहर है, डॉक्टर्स की भी धरोहर है। तो बी विद देम। जस्ट मैं छोटा मैसेज में ज्यादा नहीं बोलूंगा, अभी आईएमए वाले लोग अपनी बात कहेंगे। थैंक यू। मैं स्वयं अनिल भारद्वाज क्या 2 शब्द रख सकता हूं? जी अनिल जी कहिए। हाँ डॉक्टर साहब, एक तो ये जो कार्यक्रम आप चला रहे हैं, समय समय पर विषयों को लेकर के समाज में जागरूकता फैलाने और समाज में बीमारी आए, इलाज हो, उससे पहले उसके क्या प्रिकॉशन हो सकते हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया शानदार कार्यक्रम है। आप बीमार हो उसका इलाज करें, आप बीमार ही ना हो, प्रिवेंटिव मेजर्स जो लेने की बात आप करते हैं। पूरी टीम आईएमए गाजियाबाद, आप डॉक्टर गौरव मित्तल और सभी, पंकज जी, मैं सबका आभार करता हूं भारत विकास परिषद की ओर से और धन्यवाद करता हूं। दूसरा, आप 2 काम कर रहे हैं। एक तो समाज में बीमारी ही ना हो, उसका प्रिवेंटिव क्या हो सकता है, उसकी जागरूकता फैला रहे हैं। और एक काम इसके बैक में आप जो कर रहे हैं, जो मुझे बहुत प्रभावित करता है, वो यह कर रहे हैं कि कुछ समय से समाज में डॉक्टर्स के प्रति जो भावनाएं समाज में बनी थी, वो सबके कारण नहीं बनी, कुछ डॉक्टर्स के व्यवहार के कारण बनी। आप उसको भी ब्रेक कर रहे हैं। डॉक्टर्स के प्रति लोगों का सम्मान और उनके प्रति आस्था बढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमन आप सभी को। धन्यवाद अनिल जी। इस मुहिम को हमने सभी लोगों के लिए इसी विचार के साथ शुरू किया था कि एक कम्युनिकेशन गैप जो समय के साथ महसूस होने लगा था कि कहीं समय की कमी के कारण डॉक्टर अपनी बात या मरीज अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा, तो कुछ हमें ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए जहां वो अपनी बात कह सके। देखिए, डॉक्टर भी समाज का एक हिस्सा है। समाज में जिस तरह से परिवर्तन आए हैं उसी तरह से डॉक्टरी प्रोफेशन में भी आए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बात को भी आप मानेंगे, फिर भी अभी सभी प्रोफेशंस में चिकित्सा का प्रोफेशन अपना एक अलग ही स्थान पहले भी रखता था और वो अभी भी रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें ये एक तरफा नहीं हो सकता, समाज को भी उसमें साथ देना होगा। चिकित्सक वर्ग अपना काम करेगा और समाज उसको किस रूप में लेता है, किस तरह से सजेशंस देके इसमें इम्प्रूव करता है, तो वो सहयोग हमारे लिए काफी उपयोगी रहेगा। डॉक्टर भार्गव, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे पास एक उदाहरण है। मेरी मदर 92 साल की आयु में मेनिंजाइटिस से ग्रस्त होकर के अवंतिका हॉस्पिटल में 57 डेज आईसीयू में रही। डॉक्टर युवराज शर्मा जी ने उनका ट्रीटमेंट किया। लोगों ने मुझे सलाह दी, कहाँ आपने डाल रखा है, मैक्स में ले जाइए, ये करिए। लेकिन जिस तन्मयता से, जिस आत्मीयता से डॉक्टर युवराज शर्मा जी ने मेरी मदर का इलाज किया, आज वो बिल्कुल बढ़िया ठीक ठाक है। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, सभी डॉक्टर अपना पूरा तन मन से कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन और मृत्यु एक हद तक ही हमारे और डॉक्टर्स के हाथ में है। जो आया है समय के अनुसार उसको जाना भी पड़ेगा, ये एक हकीकत है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके प्रति समाज में छवि तो खराब नहीं होनी चाहिए ना। अगर वो किन्हीं कारणों से क्षीण हो रही है
तो उसके लिए जी, जी। हमें सबको मिल करके एक प्रयास करना चाहिए जो आप कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। चैट बॉक्स में मेरे ख्याल से कुछ सवाल हैं जिन्हें हम ले सकते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए, किसी ने पूछा है कि मुझे ब्लड प्रेशर और शुगर नहीं है लेकिन कभी कभी चक्कर आते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर, हाँ, ये मैंने पूछा है। बहुत मैं सारे कारण, सुनीता। जैसा हमारे हाँ सब जी। एक्सपर्ट्स की राय थी, आपको हाँ जी। अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम महसूस होता है जो आपको नॉर्मल नहीं लग रहा, तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि वही पूरी आपकी जांच करके बता पाएंगे कि अगर नॉर्मल है तो आगे कुछ नहीं करना, या अगर वो किसी बीमारी की तरफ संकेत कर रहा है तो वो आपको गाइड करेंगे। सुनीता जी, आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैंने यही बताना चाह रही थी कि ये क्वेश्चन मेरा ही था। हाँ जी। अच्छा जी, सुनीता जी, बहुत सारे कारण होते हैं, इसलिए शायद इस तरह से ले पाना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमारे लिए या एक्सपर्ट्स के लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि समय की एक लिमिटेशन इस तरह के प्रोग्राम में होती है जो आप समझ सकते हैं। तो इसमें अपने एक्सपर्ट्स की ओर से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जो भी आपके फिजिशियन हैं, एक बार आप उनसे मिलके अपना नॉर्मल रूटीन चेकअप करा लें, और आगे फिर वो जैसा आपको गाइड करें आप उसी अनुसार आगे चलें। ठीक जी, थैंक यू। हमारे कोई और दर्शक अगर अपनी कुछ बात कहना चाहें? मैं पूनम गोयल पूछना चाहती हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है मैम। आवाज आ रही है? ओके। आ रही है। मेरे हस्बैंड मेरे हस्बैंड 61 इयर्स के हैं और उनको शुगर है, बट उनके पैर के पंजों में बहुत पेन रहता है, हर टाइम पेन रहता है, इतना अनबियरेबल पेन होता है, जबकि वो शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, इंजेक्शन भी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी। डॉक्टर पंकज सर, डॉक्टर पंकज सर अभी जुड़े हुए हैं? डॉक्टर पंकज चौधरी सर? सचिन जी सर, एक सवाल है आपके लिए। हाँ बताइए। हाँ बोलिए। हम दर्शक पूछ रहे हैं कि उनके पति को शुगर की परेशानी है और अब काफी समय से उनके पैर के पंजों में दर्द हो रहा है, तो वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है और उसके लिए क्या किया जाए। जबकि प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं, प्रॉपर इंजेक्शन भी ले रहे हैं, टाइम टू टाइम सब काम कर रहे हैं, उसके बावजूद उनके पंजों में दर्द खत्म नहीं होता। पंकज सर, आप कनेक्ट हो पा रहे हैं? सचिन, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है डेफिनेटली। क्या सवाल क्या है? सर, एक दर्शक ने पूछा है, उनके पति को डायबिटीज है, वो रेगुलरली दवा ले रहे हैं, लेकिन काफी समय से उनके पैरों के पंजे में काफी दर्द रहता है, तो वो जानना चाहते हैं ऐसा क्यों है और उसके लिए वो क्या करें। देखिए, पूनम जी, लगता है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज शायद नेटवर्क के इशू की वजह से जुड़ नहीं पा रहे, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। विषय में मैं आपको बताऊंगा जी। डायबिटीज एक ऐसी परेशानी है जो समय के साथ साथ नसों पर भी धीरे धीरे अपना प्रभाव डालती है। अच्छा। कितने समय से आपके हस्बैंड डायबिटीज की दवा ले रहे हैं? उनको तो 30-32 साल से ले रहे हैं जी, यानी कि लगभग 30 साल से डायबिटीज अगर थोड़ा थोड़ा भी असर कर रही है तो ये काफी समय, और ऐसे में उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें नसें काम नहीं कर पाती और दर्द और सेंसेशन होता है। इसमें
एक चीज तो डायबिटीज का जितना अच्छा स्ट्रिक्ट कंट्रोल वो कर पाएंगे वो अच्छा रहेगा। दूसरा, अपने डायबिटिक स्पेशलिस्ट से मिलकर आगे किस तरह के नर्व्स की पोजीशन है और उसमें फर्दर डैमेज ना हो उसके लिए, और कोई चोट लग के घाव वगैरह ना हो उसके लिए क्या सावधानी ले सकते हैं, ये आप उनसे डिटेल में लें। डायबिटीज के ट्रीटमेंट में अब बहुत चेंजेस आ गए हैं। कोशिश ये होती है कि पहले तो किसी चोट की वजह से कोई घाव या अल्सर ना बने, क्योंकि डायबिटीज में वो भर नहीं पाता। दूसरा, अगर सेंसेशन नहीं है तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ जूते, दर्द के लिए कुछ हाई डोजेस में मल्टीविटामिन, कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो डॉक्टर्स बता सकते हैं। तो आप एक बार अपने स्पेशलिस्ट से इसको डिस्कस कीजिएगा और डेफिनेटली इन सिम्टम्स को कम करने में वो आपकी मदद कर पाएंगे। जी सर, थैंक यू। एक बार मैं फिर आप सभी को याद दिला दूं कि हमारी एसोसिएशन का व्हाट्सएप और फोन नंबर चैट बॉक्स में कर लें। आप उनके एक बार अपना नाम डालेंगे, फ्यूचर में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी हम आपको भेजते रहेंगे। उसके अतिरिक्त हमारी वेबसाइट imawestghaziabad.org और उसके फेसबुक पेज पर हम समय समय पर इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। और अगला कार्यक्रम 25 अक्टूबर को स्ट्रोक के ऊपर अभी निश्चित हुआ है। डॉक्टर, मैं डॉक्टर गौरव मित्तल से क्वेश्चन पूछना चाहती थी। डॉक्टर गौरव मित्तल से। जी जी मैम। उन्होंने अभी मेल्स के लिए बताया था कि जो यूरिनेशन की जो प्रॉब्लम होती है जेंट्स में, वो प्रोस्टेट की वजह से होती है। लेडीज में क्या कारण है इसका होने का, कि बहुत ज्यादा रात को उन्हें बहुत ज्यादा टॉयलेट जाना पड़ता है बार बार, बहुत जल्दी प्रेशर से भी आता है, और ऐसा भी होता है जैसे उन्होंने बताया कम कम भी आता है पर प्रेशर होता है। तो ये किस वजह से है, होती है लेडीज में प्रॉब्लम एल्डरली में? 70 की एज है। हमारे भी डॉक्टर गरिमा त्यागी हैं, उन्होंने इस विषय के विषय में थोड़ी जानकारी पहले भी दी थी, शायद आप नहीं अटेंड कर पाए। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो इस विषय में फिर बता दें। बिल्कुल डॉक्टर सचिन, आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस। आपने बताया मिसेस नीरजा की जिनके बारे में आप पूछ रही हैं वो 70 इयर्स ओल्ड है। हाँ जी। तो क्या वो डायबिटिक हैं? डायबिटिक है पर बहुत माइनर, ज्यादा नहीं है, उनकी नॉर्मली रहती है बिल्कुल। आपको ये मालूम होना चाहिए, या अगर आपको ये मालूम नहीं है तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। जो भी बॉर्डरलाइन डायबिटिक या प्रॉपर डायबिटिक एल्डरली फीमेल्स मेल्स होते हैं, खासकर कि हम फीमेल्स की बात करते हैं, उनको नॉक्टूरिया करके एक सिम्टम होता है, यानी कि रात में ज्यादा बार पेशाब आना। ये डायग्नोस्टिक वन ऑफ दी टेस्ट होता है कि हाँ भाई अपनी शुगर्स हम चेक करा लें। ऐसा हो सकता है कि हमारी शुगर लेवल्स विद इन नॉर्मल रेंज ना हो, क्योंकि पेशाब की थैली ऐसा नहीं होती कि रात में ओवर एक्टिव हो जाए किसी भी महिला में और दिन भर वो नॉर्मल रहे। उस बात को हमें समझना पड़ेगा। रात में अगर हम बार बार उठ के सिप्स ऑफ वाटर लेते रहेंगे बॉटल से, क्योंकि बॉटल हमारे सिरहाने रखी है और गला हमारा सूख रहा है, तो अगर हम सिप्स ऑफ वाटर लेते रहेंगे रात भर तो हम रात में उठ के कई बार पेशाब भी जाएंगे। लेकिन नहीं, वो पानी नहीं लेती है रात में तब भी। अगर किसी को बार बार रात में पेशाब आ रहा है तो उनके शुगर लेवल्स को फिजिशियन के अंडर में जाके जरूर से चेक करा ले, नंबर 1। नंबर 2, अपनी जो भी आपकी पेशेंट है उनको एक गायनी चेकअप जरूर करा ले। ऐसा हो सकता है कि उनको एट्रोफिक चेंजेस आ रहे हो मेनोपॉज के, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम बढ़ रही हो। जी जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, वेरी मच। और ये महिलाओं में एक चीज और कॉमन होती है कि वजाइना से कुछ पोर्शन बाहर निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में सिस्टोसील, यानी कि पेशाब की थैली वजाइना के थ्रू धीरे धीरे नीचे डिसेंड होने लगती है। और महिलाएं किसी शर्म से इस चीज को कभी बताती नहीं है कि मेरी वजाइना से कुछ बाहर आ रहा है। और कई बार मेरे को ओपीडी में कई बार ऐसा होता है कि जब तक एग्जामिन करते हैं तब हम उन्हें बताते हैं और वो कहते हैं हाँ जी ये कई सालों से प्रॉब्लम थी लेकिन हमने कभी दिखाया नहीं। तो मेरे हिसाब से आप एक बार उनका चेकअप करा लें जहाँ पे भी आपको अप्रोप्रिएट लगता हो, और एक बार उनका गायनी चेकअप जरूर करें। डॉक्टर साहब आप कहाँ पर बैठते हैं, आप कहाँ मिलते हैं? मैं इंदिरापुरम में बेस्ड हूँ।
और डॉक्टर सचिन ने जैसे बताया, हमारी साइट पे हम सब लोगों के फोन नंबर्स और एड्रेस अवेलेबल हैं, तो डॉक्टर सचिन विल गाइड यू। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर गर्मी, बहुत Thank you अच्छा very लगा, much. बहुत ही आपने क्वेरी सॉल्व की, थैंक यू। डॉक्टर सचिन, और कोई मेरे क्वेश्चन हो तो बताएं प्लीज। जी मैम, चैट बॉक्स में तो अब ऐसा कोई सवाल नहीं है। डॉक्टर गौरव सर या डॉक्टर पंकज सर अगर कनेक्ट हो पाए हैं। जी मैम, आप कुछ कह रहे हैं गरिमा मैम? मैं सभी महिलाओं को बस एक मैसेज देना चाहूंगी कि चाहे वो हमारी एज ग्रुप में चल रही हूँ, जैसे हम सब लोग हैं पेरीमिनोपॉजल एज ग्रुप में जिनका मिनोपॉज आने वाला है, और या जो ऑलरेडी मिनोपॉज में हैं, कि अपने आप को कभी भी कम ना आके, किसी भी सिम्टम को अवॉइड ना करें, केयरलेस अप्रोच बिल्कुल ना रखें, क्योंकि हमको जो भगवान ने ऑर्गन दिया है वो हमारी बॉडी के अंदर है, ब्रेस्ट को छोड़कर हमारा यूट्रस, हमारी ओवरीज, हमारी ट्यूब्स और हमारी वजाइना। तो इसके अगर कोई भी सिम्टम्स जो हमारे पहले डिस्कस हो चुके हैं इस सेशन में, अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो उसको किसी से कंसल्ट करके ही दूर करें, आस पड़ोस में बात करके, या जो हमारी सोसाइटी में मिथ्स होते हैं कि नहीं अभी कोई जरूरत नहीं है, बाद में चले जाना, अरे ये तो कुछ नहीं होता, ये तो मुझे भी होता था। देखिए, भगवान ने सबको स्वरूप अलग दिया है। अगर ऐसा होता तो आज जितने लोग भी हम लोग आज यहाँ पे जमा हुए हैं, शायद हम में से कोई 2 जने एक से होते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भगवान की जेनेटिक है। तो सारे शरीर एक से नहीं होते, सबकी प्रॉब्लम्स भी एक सी नहीं होती, सबकी प्रॉब्लम्स अपने शरीर के हिसाब से डिफरेंट होती हैं। कई बार उसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास होता है, और अगर हद से हद क्या होगा, डॉक्टर आपको यही बोल देगा कि ये नॉर्मल है, तो इससे अच्छी बात आपके लिए नहीं हो सकती कि कोई मेडिको आपको ये बोल दे कि आप नॉर्मल हैं। तो मेरा आपके लिए यही संदेश रहेगा, सभी महिलाओं के लिए और सभी सज्जनों के लिए, कि अपने किसी सिम्टम को प्लीज अवॉइड ना करें। इट्स बेटर that you stitch in time and save 9. Thank you. तो आज के कार्यक्रम के अंत में सार के रूप में हमारे सभी पैनलिस्ट ने एक ही बात पे जोर दी है कि कोई भी सिम्टम जो या कोई एबनॉर्मल चीज आपको महसूस हो तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, वही आपको सही राय दे पाएंगे। देर करना या किसी कम जानकारी वाले आदमी की राय पर चलना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कार्यक्रम के अंत में मैं अपने सभी पैनलिस्ट डॉक्टर पंकज नंद चौधरी, डॉक्टर गरिमा त्यागी मैम, डॉक्टर सुदेश प्रकाश सर, डॉक्टर सीमा प्रकाश मैम, डॉक्टर युवराज शर्मा सर, डॉक्टर नमित वाशने, डाइटिशियन मिसेज नीलम शर्मा, डॉक्टर गौरव मित्तल सर का थैंक्स करता हूँ। और मुझे लगता है कि शायद हमारे सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट सर कनेक्ट हो गए हैं, तो मैं इनवाइट करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए सर डॉक्टर गौरव मित्तल सर। पिछले 3 प्रोग्राम्स में हमारा आज का प्रोग्राम सबसे लंबा रहा, लगभग 1 घंटा और 50 मिनट का। बट हमें लगता है कि आज के दिन के हिसाब से ये बहुत जरूरी था, क्योंकि जब हम 6-7 एक्सपर्ट्स की राय जानना चाहते हैं तो फिर इतना समय हमें लग ही जाता है। तो एक बार फिर से IMA की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जल्दी ही हम दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर, आपका फोन नंबर क्या है? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सचिन, नमन सभी को। डॉक्टर सचिन जी मैम, आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रधार की तरह काम करते हैं, और आपको मैं कई सालों से देख रही हूँ कि आप निष्पक्ष और बिना किसी स्वार्थ के आप इसी तरह के कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। तो आप सूत्र हैं और हम सब आपके मन के हैं। तो आप यू जस्ट कीप इट अप एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस फोरम। ये आप सभी लोग से मैं भी सहमत हूं। सचिन जी, आपका फोन नंबर?
मैम एसोसिएशन का फोन नंबर हमने टाइप कर दिया है, कभी भी आपको संपर्क करना हो तो आप उसमें कर लीजिए। किसमें किया आपने? चैट बॉक्स में मैम, चैट बॉक्स में मैम 997111। हाँ जी, आगे 9971118139 मैम। 8139, ये आपका नंबर है? 39। मैम ये एसोसिएशन का है, आप इस पे कांटेक्ट करेंगे तो कोई भी जानकारी होगी आपको मिल जाएगी। ओके। और हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक से भी जुड़ जाएं, क्योंकि आगे आने वाले कार्यक्रम की जानकारी हम उसी पे आपको ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। सच्चा सुन पा रहे हो मुझे? पंकज सर, जी पंकज सर, आ रही है आपकी आवाज सर? हाँ, नेटवर्क का थोड़ा इशू था थोड़ा सा, ठीक है, बट समाप्त प्रोग्राम अच्छा हो गया आपका, और काफी हद तक हम लोगों ने काफी जो इश्यूज हैं बात कर लिए, लेकिन यह संवाद चलता रहे, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। बिल्कुल सर। और कुछ सवाल के जवाब नहीं मिल पाएंगे तो फिर हम अगले संवाद में उसको हम देने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक सचिन, यू कैन कंक्लूड द मीटिंग। तो प्रेसिडेंट सर की आज्ञा के अनुसार अब हम इस कार्यक्रम के समापन का डॉक्टर युवराज सर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद सचिन। नहीं डॉक्टर साहब आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जल्दी फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।